102 लोगों ने माफी मांग ली और 24 ने पत्र लेने से ही इंकार कर दिया। ये कहां का डेटा मैं बता रहा हूं आपको। दरअसल काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने काउंसिल न्यूज नाम की एक बुलेटिन को छापना शुरू किया है। जनवरी अंक में बताया गया था कि 249 लोगों को आर्किटेक्ट टाइटल का मिसयूज करने के तहत नोटिस दिया गया है, आर्किटेक्ट सेक्शन 36 एंड 37 के तहत, और इंडियन पेनल कोड के यानी आईपीसी के 419 और 420 के तहत। फरवरी अंक में बताया गया, यानी जो ताजा अंक है काउंसिल न्यूज का, कि 102 लोगों ने माफी मांग ली कि आइंदा ऐसी गलती नहीं करेंगे, मार्केट टाइटल का मिसयूज नहीं करेंगे, और 24 लोगों ने पत्र को एक्सेप्ट करने से ही रिफ्यूज कर दिया, यानी काउंसिल द्वारा भेजे गए पत्र उनको वापस आ गए। काउंसिल न्यूज के फरवरी अंक में बताया गया था कि 251 लोगों को नोटिस सर्व किए गए आर्किटेक्ट्स एक्ट के सेक्शन 36 एंड 37 के तहत। यानी जनवरी से फरवरी तक मात्र 2 नए फर्जी आर्किटेक्ट्स के खिलाफ चिट्ठी जारी की गई। यह आंकड़ा बहुत कम है। कई हजार आर्किटेक्ट्स तो सिर्फ हरियाणा में आपको हर शहर में दिखाई दे जाएंगे। आर्किटेक्ट्स का यानी फर्जी आर्किटेक्ट्स, यानी जो आर्किटेक्ट टाइटल का मिसयूज कर रहे हैं सेक्शन 37, 36 के तहत। और सिर्फ उत्तर भारत में नहीं, दक्षिण भारत में भी, मध्य भारत में भी, पूर्वोत्तर में भी, पश्चिमी भारत में भी, जगह जगह हर शहर में फर्जी आर्किटेक्ट्स भरे पड़े। आप सोचिए कि इन सारी बातों से क्या फर्क पड़ता है और क्यों मैं फर्जी आर्किटेक्ट के खिलाफ बातचीत कर रहा हूं। देखिए, मैं उम्र के उस पड़ाव पे हूं कि मुझे फर्जी आर्किटेक्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मैंने अपना काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराया था, मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर 5000 कुछ था। आज 1.25 लाख से ज्यादा क्वालिफाइड आर्किटेक्ट काउंसिल द्वारा पंजीकृत हैं और हजारों नहीं लाखों लोग आर्किटेक्चर के क्षेत्र में घुसपैठ किए हुए हैं, जिस पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट द्वारा कार्रवाई करने की कभी कोई बड़ी मांग नहीं उठाई गई। काउंसिल की नई टीम ने थोड़ा प्रयास शुरू किया है, लेकिन प्रयास आटे में नमक के बराबर है। कैसे फर्क पड़ता है युवा आर्किटेक्ट्स को मैं समझाता हूं। 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद किसी नौजवान या नवयुवती ने 1-2 साल किसी आर्किटेक्ट के पास काम किया, उससे काम सीखा, ट्रेनिंग ली, और उसके बाद उसे लगा कि वो सक्षम है अपनी प्रैक्टिस करने के लिए। उसकी सारी पढ़ाई लिखाई पे खर्चा परिवार का हुआ, माँ बाप का हुआ, और माँ बाप ने ही खर्चा करके अपने शहर के किसी अच्छे इलाके में उसको एक ऑफिस किराए पर दिलवा दिया, बोर्ड लगा दिया XYZ रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट। अब उसी शहर में, उसी इलाके में सैकड़ों के तादाद में फर्जी आर्किटेक्ट्स बैठे हैं जिन्होंने भी बोर्ड लगा रखा है आर्किटेक्ट एंड इंजीनियर, आर्किटेक्ट एंड वैल्यूअर, आर्किटेक्ट एंड इंटीरियर डिजाइनर, आर्किटेक्ट एंड वास्तु कंसल्टेंट। और उन्होंने म्युनिसिपल कमेटी से, डेवलपमेंट अथॉरिटी से लिया हुआ रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिखा हुआ है, क्योंकि सर्वेयर्स को, ड्राफ्ट्समैन को, इंजीनियर्स को, डिप्लोमा होल्डर्स को डेवलपमेंट अथॉरिटी नक्शे पास कराने के लिए अधिकृत कर देती हैं नेशनल बिल्डिंग कोड के तहत। उनको एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्रदान कर देती हैं। उस रजिस्ट्रेशन नंबर का इस्तेमाल करते हैं वो अपने साइन बोर्ड पे, जिस पे लिखते हैं रजिस्टर्ड विद मेरठ डेवलपमेंट अथॉरिटी या फरीदाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी
या हरिद्वार डेवलपमेंट अथॉरिटी या हिसार डेवलपमेंट अथॉरिटी, और उस शहर में आपके पुत्र या पुत्री के ऑफिस के दाएं बाएं ऐसे सैकड़ों सैकड़ों ऑफिस खुले हैं जिस पर लिखा है रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट। अब आपके परिवार का ये नौजवान या नवयुवती या तो नए क्लाइंट्स को प्रभावित करने में अपनी ऊर्जा लगाए या इन फर्जी आर्किटेक्ट्स के खिलाफ मुहिम छेड़ने में। और ये सारे फर्जी आर्किटेक्ट मिलके क्या करेंगे? ये सारे फर्जी आर्किटेक्ट मिलके उस डेवलपमेंट अथॉरिटी में या म्युनिसिपल कमेटी में उन लोगों पर दबाव डालेंगे कि जो नया नौजवान आया है जिसको आपने सीओए के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर बिल्डिंग प्लान सबमिट करने और सैंक्शन करने की अनुमति दी है, उसके नक्शों को अटकाया जाए। माया नगरी का तमाशा है। जिन लोगों की जेबें बिल्डिंग प्लान सैंक्शन कराने के लिए गर्म करते आ रहे हैं उनको भी सूट करता है, और इस तरह के नए नौजवान नवयुवतियों को हरास करना शुरू कर दिया जाता है। इसलिए मैं बार बार ये बात बोल रहा हूं कि फर्जी आर्किटेक्ट्स के खिलाफ मुहिम में सीनियर आर्किटेक्ट्स को सामने आना होगा। देखिए, आर्किटेक्ट्स की शक्तियां धीरे धीरे डाइल्यूट होती जा रही हैं। पहले रजिस्टर्ड वैल्यूअर बनने के लिए आपकी आर्किटेक्ट की डिग्री और कुछ साल का अनुभव सफिशिएंट था आपको रजिस्टर्ड वैल्यूअर की तरह लाइसेंस लेने के लिए। अब वो किस्सा खत्म हो गया। अब उसके लिए एक बोर्ड बना दिया गया है, वहां आपको जाकर इम्तिहान देना है। इस मामले की गंभीरता को किसी ने नहीं समझा, ना काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने इस मामले में कोई पहल की, ना इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट ने, क्योंकि इस दोनों संस्थाओं के वरिष्ठ सदस्य पहले से ही रजिस्टर्ड वैल्यूअर की तरह काम कर रहे हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कोई नया एग्जाम देना हो। उसी तरीके से एक नई बीमारी सामने आई, ईसीबीसी। आपको शायद जानकारी नहीं होगी कि अधिकतर राज्यों में नॉन रेजिडेंशियल, नॉन इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स के लिए ईसीबीसी का कंप्लायंस होना कंपलसरी कर दिया गया है। यानी भवन का नक्शा पास कराने के साथ साथ आपको एक और नक्शा भी पास कराना होगा जिसमें ईसीबीसी का भी कंप्लायंस होना जरूरी है। अबे ईसीबीसी के कंप्लायंस के लिए सिर्फ आर्किटेक्ट्स को ही नहीं, क्वालिफाइड इंजीनियर्स को भी अधिकृत कर दिया गया। ये ईसीबीसी की बीमारी कह लीजिए धीरे धीरे और बढ़ती जाएगी, और एक समय ऐसा आ जाएगा कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग पे भी ईसीबीसी का कंप्लायंस होना जरूरी हो जाएगा। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के साथ मिलकर ईसीबीसी की वर्कशॉप चलाने की व्यवस्था शुरू की है। मेरी सोच यह है कि यह वर्कशॉप चलाने की बजाय आप ईसीबीसी के कंप्लायंस का पूरा विरोध करें। अगर आप इससे संबंधित कानून को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ खास किस्म के मटेरियल सप्लायर्स को आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए यह ईसीबीसी का गठन किया गया है।
वास्तुशास्त्र के पुराने सिद्धांतों के अनुसार हवा के आवागमन, प्राकृतिक ऊर्जा के स्रोतों का दोहन अगर आप सही प्रकार से, भली प्रकार से करते जाएं तो ईसीबीसी में, जिसको बिल्डिंग एनवेलप बोलते हैं, उसकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। महामारी ने दिखा दिया कि एयर कंडीशनिंग कोई बहुत बढ़िया उपाय नहीं है एक एम्बियंस एनवायरनमेंट, एम्बियंस टेम्परेचर को क्रिएट करने के लिए। ओरिएंटेशन के हिसाब से भवन के डिजाइन जो हर आर्किटेक्ट को पढ़ाए जाते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय इस प्रकार के मटेरियल्स को इस्तेमाल करने के लिए कि कहां हीट लॉस और हीट गेन नहीं हो रहा। बात मैंने फर्जी आर्किटेक्ट से शुरू की थी। बड़े आर्किटेक्ट सोचते हैं हमें फर्क नहीं पड़ता, अब आपको भी फर्क पड़ना शुरू हो गया। बड़े आर्किटेक्ट्स अधिकतर बड़े प्रोजेक्ट करते हैं या सरकारी प्रोजेक्ट पकड़ते हैं। अब सरकार ने जो टेंडर इनवाइट करने शुरू किए हैं उसमें आर्किटेक्ट्स नहीं मांगते हो, वो कंसल्टेंट मांगते हैं। और सरकार के ढेरों प्रोजेक्ट्स इन तथाकथित कंसल्टेंट के माध्यम से इंजीनियर्स की जेब में जा रहे हैं। बार बार आर्किटेक्ट्स एक्ट में अमेंडमेंट की बात उठती है और उसके लिए पिछले ढेरों सालों में जो प्रयास किए गए उनका नतीजा शून्य है। शून्य यानी एक बहुत बड़ा जीरो। सही तरीका यही है कि एग्जिस्टिंग एक्ट के तहत फर्जी आर्किटेक्ट के खिलाफ मुहिम छेड़ी जाए। आर्किटेक्ट्स के अधिकारों में जो नए कानून रुकावट डाल रहे हैं या आर्किटेक्ट्स के अधिकारों को डाइल्यूट कर रहे हैं, उसके खिलाफ आवाज बुलंद की जाए। जैसे ईसीबीसी की मैंने बात उठाई, जैसे मैंने आर्किटेक्ट्स का वैल्यूअर के रजिस्ट्रेशन की तरह बात उठाई। इस मामले को काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर को, सीनियर आर्किटेक्ट्स को, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट के सदस्यों को गंभीरता से लेना होगा। नहीं तो वो दिन दूर नहीं, जैसे अभी हाल ही में हुआ है, एक हफ्ता पहले दिल्ली कंटोनमेंट बोर्ड के जूनियर आर्किटेक्ट की एक पोस्ट के लिए सैकड़ों की सदस्य में क्वालिफाइड आर्किटेक्ट देश भर के अलग अलग इलाकों से कंटोनमेंट बोर्ड दिल्ली में उसके दफ्तर के बाहर इंटरव्यू देने के लिए खड़े हो गए और इंटरव्यू लेने वालों के हाथ पांव फूल गए। आर्किटेक्ट को जरूरत नहीं पड़ेगी किसी प्रकार की नौकरी के लिए दरखास्त देने की, अगर उनके हिस्से का काम फर्जी आर्किटेक्ट या इंजीनियर्स जैसे घूसपैठिए ना करेंगे। इंजीनियर्स को आपत्ति हो सकती है मेरे घूसपैठिए शब्द को इस्तेमाल करने पे, लेकिन अगर आप चीजों का ठीक से अध्ययन करें तो आप समझ पाएंगे कि देश भर में भवन निर्माण में इंजीनियर्स के लिए बहुत सारा काम है और उनको कोई आवश्यकता भी नहीं है आर्किटेक्चर सर्विसेज प्रदान करने की। आर्किटेक्चर सर्विसेज पे ही सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था, जिसमें स्पष्ट किया गया था कि आर्किटेक्चर सर्विसेज पे आर्किटेक्ट्स का एक अधिकार नहीं है और एक्ट में ऐसी कोई बंदिश नहीं है कि नॉन आर्किटेक्चर सर्विसेज प्रोवाइड ना कर सके। इन मामलों पर गंभीरता से विचार करना होगा और हल निकालने होंगे सीनियर आर्किटेक्ट्स को, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर को और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट के वरिष्ठ सदस्यों को। शुभकामनाएं, नमस्कार।